केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ओडिशा दिवस, उत्कल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। ये दिन 1936 में ओडिशा राज्य के गठन की याद में मनाया जाता है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ओडिशा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों के कारण भारत के गौरव का आभूषण रहा है और अब देश की आर्थिक वृद्धि का इंजन बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा, महाप्रभु जगन्नाथ ओडिशा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आशीर्वाद दे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी राज्य के निर्माण के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और ओडिशा के संबलपुर से लोकसभा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने भी ओडिशा दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, आज हम ओडिशा की कला, संस्कृति, ज्ञान, वीरता और बलिदान पर गर्व महसूस करते हैं और इसकी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर विस्तारित करने के लिए प्रेरित होते हैं। ओडिशा दिवस के अवसर पर भुवनेश्वर में सरकारी भवनों को रोशनी से सजाया गया। ये दिन पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा भाषा के आधार पर गठित पहला स्वतंत्र राज्य बना था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के उस बयान की कड़ी निंदा की जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को भारतीय महासागर का एकमात्र संरक्षक बताया था। यूनुस ने ये टिप्पणी चीन की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान की थी। सीएम शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे आपत्तिजनक और कड़े शब्दों में निंदनीय बताया और कहा कि ये बयान भारत के रणनीतिक चिकन नेक गलियारे की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि अतीत में भी कुछ आंतरिक तत्वों ने इस गलियारे को काटने और पूर्वोत्तर को शेष भारत से अलग करने की बातें की थी। शर्मा ने पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए मजबूत रेलवे और सड़क नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और सुझाव दिया कि चिकन नेक गलियारे को दरकिनार करते हुए वैकल्पिक मार्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यूनुस की ये भड़काऊ टिप्पणी गहरे रणनीतिक इरादों को दर्शाती है जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पूर्व आरजेडी सरकार पर बाढ़ राहत कोष के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट और बाढ़ राहत के लिए आवंटित 200 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं मिला, जिससे लोग बार बार आने वाली बाढ़ से प्रभावित होते रहे। जायसवाल ने केंद्र सरकार की कोसीमेची लिंक परियोजना के लिए 11,000 करोड़ रुपए के अनुदान की सराहना की, जो किसानों को सिंचाई का लाभ देने और बाढ़ नियंत्रण में मदद करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा, 15 साल पहले बाढ़ राहत के लिए फंड आवंटित किया गया था, लेकिन 200 करोड़ रुपए कहाँ गए, इसका कोई अतापता नहीं। लोग बाढ़ से लगातार परेशान रहे। जायसवाल ने यह भी कहा कि विकसित बिहार की रूपरेखा पूर्णिया से शुरू होगी और ये परियोजना राज्य के विकास में एक बड़ा कदम होगी। इससे पहले 30 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की जनता से एनडीए सरकार को फिर से सत्ता में लाने की अपील की और कहा कि बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए काम किया जाएगा। शाह ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता का जिक्र किया और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के शासन को जंगल राज बताते हुए उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगाए। विशेष रूप से चारा घोटाले का उल्लेख किया। शाह ने कृषि क्षेत्र में बीजेपी के प्रयासों पर भी चर्चा की और कहा कि चीनी मिलों को फिर से शुरू करने, दाल और तिलहन उत्पादन बढ़ाने और पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को नए व्यापार क्षेत्रों में विस्तारित करने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज लोकसभा में कोस्टल शिपिंग बिल 2024 पेश करेंगे। इस बिल का उद्देश्य तटीय व्यापार को बढ़ावा देना और घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ये कानून देश के लिए एक मजबूत तटीय बेड़ा सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर और बीजेपी सांसद मितेश पटेल बकाभाई विदेश मामलों की स्थायी समिति की 6ठी रिपोर्ट पेश करेंगे। ये रिपोर्ट विदेशों में बसे भारतीय समुदाय, एनआरआईज, पीआईओज, ओसीआईज और प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और कल्याण से संबंधित होगी, जिसमें इमिग्रेशन बिल की स्थिति भी शामिल होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग से संबंधित संसदीय समिति की दूसरी रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर बयान देंगे। इसके साथ ही गणेश सिंह और रामवीर सिंह बिधुड़ी ओबीसी कल्याण समिति की कई रिपोर्ट पेश करेंगे, जिनमें ओबीसी आरक्षण नीति और उनके रोजगार में प्रतिनिधित्व पर चर्चा होगी। मंगलवार को लोकसभा में व्यवसाय सलाहकार समिति बैक की बैठक भी होगी
और संभावना है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर भी चर्चा हो सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाने के बाद बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने कहा कि टीएमसी प्रमुख को अपने राज्य पर ध्यान देना चाहिए और बीजेपी की चिंता छोड़ देनी चाहिए। रूपा गांगुली ने कहा, ममता बनर्जी डरी हुई है, इसलिए वो हर बात में बीजेपी को निशाना बनाती है। उन्हें अपने राज्य को संभालना चाहिए और बीजेपी की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जादवपुर में कई मुस्लिम भी रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुए। वो साफ तौर पर डरी हुई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने कोलकाता में ईद का दौरा किया और कहा कि उनकी सरकार दंगों को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल और गेरुआ एक हो गए हैं और राजनीतिक पार्टियां ही दंगे भड़काती हैं, आम जनता नहीं। बेंगलुरु कामाख्या ऐसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के 209 यात्री सोमवार देर रात कामाख्या रेलवे स्टेशन पहुंचे। ये यात्री ओडिशा के नैरगुंडी स्टेशन के पास ट्रेन के पटरी से उतरने डिरेलमेंट की घटना के बाद विशेष ट्रेन से गंतव्य तक लाए गए। हादसे का विवरण: 30 मार्च को 12,551 बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए। मौके पर आंध्र पुलिस, डीआरएम और स्टेशन मास्टर ने पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। यात्रियों को खाद्य एवं पेयजल सुविधा दी गई और 5 से 6 घंटे बाद विशेष ट्रेन से गंतव्य भेजा गया। यात्रियों और रेलवे स्टाफ की प्रतिक्रियाएं: एक यात्री ने बताया कि दुर्घटना के दौरान जोरदार धमाका हुआ और धुआं फैल गया। पैंट्री कार तबाह हो गई और उन्होंने कुछ यात्रियों को बचाया। एक अन्य यात्री ने रेलवे प्रशासन की प्रशंसा की, जिन्होंने भोजन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई। रेलवे स्टाफ के अनुसार ट्रेन में हलचल होने लगी, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई, लेकिन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रशासन की प्रतिक्रिया: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम के 2 लोग घायल हुए, लेकिन वे खतरे से बाहर हैं। ओडिशा के जिलाधिकारी दत्तात्रेय भाऊ साहेब शिंदे ने बताया कि घायलों का इलाज जारी है और मामले की जांच की जा रही है। खुर्दा रोड डिवीजन के रेलवे अधिकारी एच.एस. बजवा ने कहा कि रेलवे की ओर से अनुग्रह राशि एक्सग्रेटिया दी जाएगी और पुनर्स्थापन कार्य जल्द शुरू होगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई है। रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। तेल विपणन कंपनियों ऑल मार्केटिंग कंपनीज ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 41 रुपए की कटौती की है, जो आज से प्रभावी हो गई है। नई कीमतें: दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1,762 रुपए में मिलेगा। इससे पहले 1 फरवरी को 7 रुपए की कमी की गई थी। घरेलू उपयोग के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले बदलाव: दिसंबर में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 62 रुपए बढ़ाई गई थी। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और अन्य कारकों के आधार पर एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती है। व्यापार पर प्रभाव: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इस कटौती से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि घरेलू एलपीजी की कीमत स्थिर रहने से आम उपभोक्ताओं को राहत बनी रहेगी। राज्य अनुसार कीमतें अलग अलग होंगी, क्योंकि स्थानीय कर और परिवहन लागत इन पर असर डालती है। इस बदलाव से छोटे व्यवसायों और रेस्तरां को कुछ हद तक राहत मिलेगी, लेकिन प्रभाव मामूली रहेगा। हाल ही में म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के मद्देनजर भारतीय नौसेना के इन सतपुड़ा और इन सावित्री राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंचे हैं। इन जहाजों ने 50 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत अभियान: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए कहा, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत इन सतपुड़ा और इन सावित्री यांगून में राहत सामग्री के साथ पहुंचे हैं। भारतीय दूतावास ने बताया, इन सतपुड़ा और इन सावित्री द्वारा लाई गई 50 टन राहत सामग्री यांगून में भारतीय राजदूत अभय ठाकुर ने म्यांमार अधिकारियों को सौंपी। भारत ने 6 भारतीय वायुसेना IF विमानों और 5 भारतीय नौसेना जहाजों के माध्यम से म्यांमार के यांगून, नेपैडो और मांडले तक राहत पहुंचाई। भूकंप से म्यांमार में भारी तबाही: भूकंप का केंद्र म्यांमार के सगाइंग क्षेत्र में था, जो मांडले के पास स्थित है। भूकंप के कारण 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बैंकॉक और चीन के कुछ इलाकों तक झटके महसूस किए गए। भारत की त्वरित सहायता: 29 मार्च को भारतीय वायुसेना का विमान 15 टन मानवीय सहायता लेकर यांगून पहुंचा था। सहायता सामग्री में टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग,
खाने के पैकेट, हाइजीन किट, जनरेटर और दवाएं शामिल थी। भारत ने आपातकालीन राहत टीम, चिकित्सा दल और आवश्यक आपूर्ति भेजकर म्यांमार की मदद करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत का ये त्वरित राहत अभियान फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाता है, जो पड़ोसी देशों की आपदाओं में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले महीने कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और सऊदी अरब की यात्रा करने की घोषणा की है। ये घोषणा उन्होंने ओवल ऑफिस में कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब को अपनी पहली विदेश यात्रा का गंतव्य इसलिए चुना क्योंकि रियाद ने अमेरिकी कंपनियों में लगभग $1 ट्रिलियन निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस बीच एनबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने तीसरे कार्यकाल की संभावना पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे तरीके हैं जिनसे इसे किया जा सकता है, जिससे 22वें संशोधन, जो राष्ट्रपति को 2 कार्यकालों तक सीमित करता है, को लेकर बहस छिड़ गई। कांग्रेस सांसद डैनियल गोल्डमैन ने ट्रंप के इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करार दिया और रिपब्लिकन नेताओं से ट्रंप की तीसरे कार्यकाल की महत्वाकांक्षा का विरोध करने की अपील की। वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका, 1 अप्रैल, एनी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कहा कि वो जल्द ही भारत की यात्रा करेंगी और इस दौरान इसरो की टीम से मुलाकात करेंगी। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में अपने 9 महीने के प्रवास के दौरान जब भी उनका यान हिमालय के ऊपर से गुजरा, उन्होंने भारत को अद्भुत पाया। सुनीता विलियम्स के पिता दीपक पंड्या गुजरात से हैं, जबकि उनकी मां उर्सुलाइन बोनी पंड्या स्लोन अमेरिकी मूल की है। उन्होंने कहा कि वो इसरो के भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों से मिलकर अपने अनुभव साझा करना चाहती हैं और भारत के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहेंगी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो अपनी टीम को भी भारत लाना चाहेंगी और उन्हें मसालेदार भोजन के लिए तैयार करेंगी। अंतरिक्ष से भारत को देखने के अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का भौगोलिक स्वरूप हिमालय से लेक और पश्चिमी तट के मछली पकड़ने वाले बेड़ों तक बहुत ही विविधतापूर्ण है। उन्होंने बताया कि रात में भारत रोशनी के नेटवर्क जैसा दिखाई देता है, जहां बड़े शहर सबसे चमकदार होते हैं और छोटे शहरों तक रोशनी क्रमशः कम होती जाती है। इससे पहले इसरो ने सुनीता विलियम्स के साथ भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों में सहयोग की इच्छा जताई थी, खासकर जब भारत को विकसित देश बनाने के मिशन में स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है।